अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अभी टाइम नहीं हुआ है, बात ये कि थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, आई होप कि आप लोगों को स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट सबको क्लियर हो चुका है। उसके अंदर जो 3 लेवल्स थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और लास्ट वाला प्रिंसिपल, सबको क्लियर हो चुका है। उसके अंदर फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन थी हर स्टेज के बारे में, वो भी सबको हो चुकी होगी। Now we are talking about ethics in an international culture. ठीक है, ethics in an international culture का नाम ही आपको ये पता चल रहा है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये हो जाता है कि जब आप इससे अक्रॉस द ग्लोब जब हम इसे काउंट कर रहे होते हैं, जब हम अक्रॉस द ग्लोब जो है वो एथिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है अक्रॉस द ग्लोब जब हम एक जगह, फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं या लाहौर की कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं या इस्लामाबाद की कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, तो देखें इन जगहों पर भी डिफरेंट कल्चर के लोग काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग काम कर रहे होते हैं। इससे थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे चले जाते हैं, जहाँ पर हम सिंगापुर की या हम दुबई की बात करते हैं या हम जीसीसी रीजन की बात करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा भी और मिक्स कल्चर, आपको वैरायटी ऑफ कल्चर मिल रहा होता है। तो इस तरह से आप ये देखें, जब इंटरनेशनल वर्ल्ड में यानी आप नेशन वाइड, आप अक्रॉस द ग्लोब चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एथिक्स की डेफिनेशन किसी कल्चर के अंदर कुछ होगी और दूसरे कल्चर में डिफरेंट हो सकती है। इसके अंदर हम बात ये कर रहे हैं, आप ये देखें, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस डिटरमाइन एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। हमारे रिलीजन के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से कुछ बिहेवियर जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरीके से जब हम वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं तो हमारी ओवर केयरिंग या ओवर क्यूरियोसिटी वाली जो चीज़ें हैं वो उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। दे डोंट लाइक बीइंग वेरी पर्सनल। हालांकि हमारे यहाँ तो अगर 40 इयर्स का भी बंदा हो जाता है तो हर चीज़ अपने अम्मी अबू पेरेंट्स से पूछ के किया जा रहा होता है, लेकिन उनके कल्चर में क्या होता है, 18 ईयर्स में बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगता है। तो उनके कल्चर में ये चीज़ें बहुत अजीब से समझी जाती हैं। दे आर सरप्राइज्ड विद आवर बिहेवियर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके बिहेवियर से सरप्राइज हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है बट उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल हो सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस या एक्ट की जब हम बात करते हैं तो करप्शन की जब हम बात करते हैं तो एक ब्राइबरी का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि पेमेंट्स जो हैं वो कुछ ब्राइबरी इज एक्चुअली लीगल इन फ्यू ऑफ द कल्चर्स, इन फ्यू ऑफ द फॉरेन कल्चर्स, whereas in पाकिस्तान सब कुछ हो रहा है अंडर द टेबल हो रहा है, ओवर द टेबल ब्राइबरी इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। फिर हम बात करते हैं कि कुछ आपके ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स हैं, मतलब ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स के अंदर आपके जो ट्रीट कह लें, आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि आपके यूनाइटेड नेशंस ने जो हैं वो लेबर के, एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को जो है वो हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स का मतलब है एक बेसिक राइट्स जो किसी भी इंडिविजुअल का होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिक बाउंड्री, तो उसको उसके बेसिक राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की, जहां पर हम कहते हैं कि बिजनेस कॉरपोरेशंस जो हैं वो बेसिकली उनको कॉम्प्लिसिट उनको उनको जो है ना किसी भी तरीके से हमारे ह्यूमन राइट्स को अब्यूज नहीं करना चाहिए। यानी अब्यूज का मतलब ये होगा कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल जिसके के कोई राइट्स होते हैं, उसके राइट्स को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो लेबर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उनको हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए रादर देन अब्यूजिंग देम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेबर के स्टैंडर्ड्स की, जो कि डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट होती हैं। लेबर के स्टैंडर्ड्स के अंदर जो यूनियन प्ले करता है रोल, वो बार्गेनिंग का रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, यूनियन प्ले करता है बार्गेनिंग का रोल। ठीक है, अब उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर आपके जो आप को हमने लेबर को, यूनियन को इतने राइट्स दे दिए हैं कि हम वहां पर किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी लेबर क्लास के बंदे से फोर्सफुली कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड लेबर को हमें इग्नोर करना है, हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, हमें अवॉइड करना है। तो छोटे बच्चों को जो कि अंडर एज होते हैं 18 से, तो उनको हम लेबर हायर नहीं कर सकते हैं, इसके भी राइट्स होते हैं। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन। कुछ जो कि आपके ट्रेड्स होते हैं, काम ट्रेड्स होते हैं, उनको हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं म्यूनसिपल, आपके जितने भी देखिए डिफरेंट कंट्री अक्रॉस द ग्लोब जो है ना, वो कुछ जॉब्स जो है वो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, और कुछ जॉब्स को जो है वो इतना ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। तो हमें बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन। ठीक है, तमाम तरह ऑक्यूपेशन की अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंटल लेवल के ऊपर हम बात करते हैं। तो इन्वायरमेंटल लेवल के अंदर चैलेंजेस, ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी होती है, हर चीज कंट्रोलेबल नहीं है, अचानक से चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जो है सुनामी आ जाए, जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, रेन हो जाए, फ्लड आ जाए, सो ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इसके भी अगेंस्ट हमें कुछ लॉज जो हैं वो हमने क्रिएट किए हुए हैं, तो हर कोई आके दे कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। देखें, टेक्नोलॉजी इज अ थ्रेट फॉर द एनवायरमेंट। टू माय आई मीन इफ यू, आई डोंट नो, मे बी कि हमारे पास जो हैं बहुत सारे लोग हैं वो जो है टेक्नोलॉजिकल इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं। सो आई वुड लाइक टू लेट देम नो कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस के अंदर आइडा का नाम से एक ट्रीटी साइन हुई है, जिसके अंदर अगर आप ये देखें कि जब हमने वुहान या चाइना के उन एरियाज़ में जहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, और उसको जब हम इंस्टॉलेशन पे थे, तो जो हमें वो दिए गए थे कि ये साइड इफेक्ट्स आपको फेस या ये सिम्टम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, दे वर वेरी मच क्लोजर टू द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। ठीक है ना, तो एंड यू नो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हो रहे हैं, तो इफ़ यू सी जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर उसके ड्रॉबैक्स भी हैं।
और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो क्योंकि रेज होती हैं, आप इवन जो माइक्रोवेव हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं उससे हमें कन्वीनियंस तो मिल रही है कि वी कैन जस्ट लाइक ओवन में बेक भी आप कर लेते हैं, आप कोई फूड भी जस्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर आप गर्म कर लेते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि जो जिस चीज़ में हमें एक नॉर्मल स्टोव के ऊपर 5 से 10 मिनट लग सकते हैं गर्म करने में, अगर वो फ्यू सेकंड्स में गर्म हो रहा है तो उसको जो रेज दी जा रही हैं तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर एक्चुअली वर्किंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल वाइज। वी अंडर डेवलपमेंट में ये नहीं कह रही कि हमें टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट होना चाहिए, बट हम एक चीज़ कर रहे हैं कि हमें उन टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए जो कि फ्रेंडली है इन्वायरमेंटल, यानी हमारी सराउंडिंग को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर कोई हमारे सराउंडिंग को नुकसान पहुंचा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं, आप यकीन नहीं कीजिएगा, हमारे पास माइक्रोवेव घर में 2 रखे हुए हैं, बट मैंने उनको पैक करके रख दिया है, अलग कर दिया है। वी डोंट यूज माइक्रोवेव बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली फ्रेंडली फॉर दी सराउंडिंग। कन्वीनियंस है बट कोई मसला नहीं है, हम थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, बट वी शुड अवॉइड इन्वायरमेंटल लाइक जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं, इन्वायरमेंटल हार्मफुल थिंग्स वी शुड अवॉइड। ठीक है, फिर हम प्रिंसिपल नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं। बिजनेस शुड वर्क अगेंस्ट करप्शन इन ऑल इट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग एक्सटॉर्शन एंड ब्राइबरी। देखें जी, एक्सटॉर्शन भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है और ब्राइबरी भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर आजकल तो पिछले तकरीबन 10-15 दिन से या कुछ अरसे से मैं ये देख रही हूँ कि जो इंसान का लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो हम इंसानों में और जानवरों में ना अब फर्क नहीं रहा है। सो लाइक आपके एक्सटॉर्शन मनी, लाइक आपको किसी थ्रेट अगेंस्ट आप फोर्सफुली कोई अमाउंट आप किसी चीज़ के अगेंस्ट आप डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ अनफेयर। ब्राइबरी अगेन, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। सो ये जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट, जबकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आई वाज स्टॉकिंग द फेसबुक और ज़्यादातर लोग अब ये कह रहे हैं कि वही शरीयत का कानून जो है ना, वो असल में हम लोग हर चीज़ के अंदर मिलावट में आ गए ना। अब हम शरीयत कानून को फॉलो करें कि हम ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ फॉलो करें, हम कौन सा लॉ फॉलो, कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। सो वी आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो हम फिर अपने मफाद पे चले जाते हैं। इंसान अपना फायदा देखता है कि कौन सी चीजें हमें करने में फायदा और कौन सी चीजें हमें करने में नुकसान है। सो बट दीज आर द लॉज, दीज आर द कॉम्पैक्ट्स जो कि आपकी तमाम तर लीगैलिटीज, इवन बहुत सारे लॉज एंड क्लॉजेस भी आपको मिल जाएंगे with respect to the human rights, labor standards and environmental friendly things. ठीक है, अब हम बात करते हैं how managers can improve ethical behavior in an organization. ठीक है, managers play a very very important role when we talk about organization behavior, क्योंकि organization के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% it is the responsibility of the manager, but मेरे हिसाब से 40%, 50% या 60% depending on the type of organization structure, depending on the style of leadership, this depends on the manager. ठीक है ना, कि मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें एथिकली हो रही हैं या अनएथिकल हो रही हैं, एथिक्स को कितना इंपॉर्टेंस, वैल्यू को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है या नहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सबसे पहले तो जब हम हायर करते हैं तो ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए टू सेट सम स्टैंडर्ड्स टू फॉर द हायरिंग प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है ना, उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। दिस इवन पर्सनली मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती हूँ, खुसूसन जब फर्स्ट जॉब होती है तो आप बैकग्राउंड चेक के लिए यूनिवर्सिटी से, फैकल्टी मेंबर्स से 2 रिकमेंडेशन लेटर ले लें, वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। इवन आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से किसी को हायर कर रहे हैं तो आप जरूर हायरिंग प्रोसेस करते हुए, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एक भी बंदा अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जब बन जाता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एथिक्स सफर करने लगता है। ठीक है ना, स्टैब्लिश कोड ऑफ एथिक्स एंड डिसीजन रूल्स, यानी कोड ऑफ एथिक्स जो हैं वो आपके राइट डाउन करके आपके कोड बुक ऑफ कंडक्ट के अंदर जो है वो हर डिपार्टमेंट के अंदर होने चाहिए, जबकि मैं तो कहती हूँ ईमेल के ऊपर हर एम्प्लॉय के पास होने चाहिए। सो दे शुड नो कि अगर कोई रूल फॉर्म हुआ है, हर चीज को करने का एक तरीका फॉर्म हुआ है, आपने लीव पे जाना है, आपने हज पे जाना है, आपने रिजाइन करना है, आपने लेट अवेल करनी है, आपने लीव विदाउट पे, आपने स्टडी लीव पे जाना है, तो ये सारे कोड बुक के अंदर जो है ना, ये सारे रूल्स जो हैं वो डिफाइंड होने चाहिए ताकि किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन किसी भी इंडिविजुअल के जहन पे ना रहे। ठीक है जी।
ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। मैनेजर को सबसे पहले खुद एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए फॉर बीइंग पंक्चुअल, फॉर बीइंग एथिकल, फॉर talking with other, bridging gaps through communication, you know, crystal clear communication हो, straight, कोई उसके अंदर not to beat about the bush, वो मैनेजर अपनी एग्जाम्पल खुद क्लियर करता है। अच्छा जी, मैं एक चीज़ ऐसे बताऊंगी, आई वर्कड विद इकरा यूनिवर्सिटी एज द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एट द ईडीसी टावर, लाइक, तो होता क्या था ईडीसी कैंपस के अंदर कि जब तक कि मैं खुद 8 बजे या 8 बज के 8:30 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो मैं जब तक खुद 8 बजे या 8:10 पे कैंपस में नहीं होंगी तो मैं अपने जूनियर स्टाफ मेंबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि दे बी देयर ऑन टाइम, ठीक है ना। सुबह में ट्रैफिक शारा फैसल, उसके बाद फिर वो जो ईडीसी की जो अब तो शायद रोड बन गई है, एज far as I just got to know, I haven't traveled there for a long time, maybe a year or a year, more than that, even a year and a half. 9 महीने तो हमारे कोरोना में निकल गए, ठीक है, लेकिन ये कि मेरा जाना नहीं हुआ है। सो आई हैव, उस वक्त होता क्या था कि वो पार्किंग जो ग्राउंड था, एक तो वो पूरी रोड टूटी हुई थी, तो उसमें ही तकरीबन हमें 15 मिनट लग जाते थे to reach the campus, ठीक है। So what you need to do is, the manager is supposed to actually set the example. If the top management is coming late, तो junior staff automatically late आएगा, mid staff automatically late आएगा। But अगर top management का कोई भी person रोटेशन के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि रोजाना 8 बजे 8:10 पे मैं पहुंच जाऊं, यहाँ पर आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम कि कोई ना कोई 3-4 लोगों में से, देवर 2 डिप्यूटी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार साहब खुद होते थे, वो खैर कैंपस के पीछे ही बैक साइड पे कहीं पे महमूदाबाद के एरिया में रहते हैं, तो ही यूज्ड टू बी द पर्सन हु यूज्ड टू बी देयर। तो 8:10 8:15 पे अगर इफ यू द टॉप मैनेजमेंट पीपल आर देयर इन द कैंपस, तो होता ये था कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हमारे जूनियर, जो हमारी रिपोर्टिंग लाइन है ना, उनको ये पता होगा कि सारा या डॉक्टर इरफान या नौरीन ये लोग मौजूद होंगे कैंपस के अंदर, तो अगर हम लेट होंगे तो ये हमें अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेट रियलिस्टिक जॉब गोल्स। अच्छा देखिए, जब भी हम गोल्स की बात करते हैं तो गोल्स आर ऑलवेज सपोज टू बी स्मार्ट। स्मार्ट के अंदर प्लीज, मैं ये बात, जब गोल्स की जब भी बात आती है तो प्लीज इस चीज को एक दफा नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, तुम्हारे पास जगह जगह ये चीज आएगी। एंड दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट whenever we talk about the goals are always supposed to be smart. स्मार्ट की एब्रीविएशन जरा सा सुन लीजिए। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी आपने क्या काम करना है, आपका काम स्पेसिफिक, आपको पता होगा स्पेसिफिकली, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू द जॉब, ठीक है। तो स्पेसिफिक सबसे पहले, एस स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, यानी मैंने कितना परसेंटेज ऑफ द काम अचीव कर लिया है। इफ आई हैव बीन गिवन विद अ टास्क, मैंने 80% काम अचीव कर लिया है, 20% रह गया है, सो आई नीड टू मेजर माय गोल कि हाँ जी इस साल के लिए मैंने ये चीजें, ये 10 या 5 या 4 चीजें डिसाइड की थी, इनमें से मैंने 2 चीजें अचीव कर ली हैं। सो यू नीड टू मेजर योर गोल्स, ठीक है। ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब होता है कि जो भी आपका गोल है वो कोई भी इंसान हासिल कर सकता है या बिल्कुल ही कोई हासिल नहीं कर सकता है। अगर मैंने गोल्स रियलिस्टिक, यहाँ पर वर्ड आया था रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि possibility of achieving that goal is actually possible or not. अगर मैं अनरियलिस्टिक गोल्स, लाइक मजे की बात है, तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, बड़ी फनी सी एग्जांपल, एंड दिस आई यूजुअली गिव। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग की एज में क्या होता है, तुम लोग एक बंदा दूसरे मतलब बंदे को तो नहीं, किसी लड़की को, मतलब ऑपोजिट जेंडर को, या आजकल तो खैर फ्यूजन का दौर है, कुछ भी पॉसिबल है बेटा, तो जानू कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं, ठीक है ना। जान को भी पता होता है, जानू को भी पता होता है, ये बेवकूफी की बात है, मगर जान भी बोलते हुए खुश है और जानू भी सुनते हुए खुश है, ये अनरियलिस्टिक बात है, ये रियली पॉसिबल नहीं है। तो गोल्स जो हैं जब भी आप सेट करें तो उनका रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है कि हाँ हकीकत पे मुबनी हो, आप हवा में बात ना करें। तो जब हकीकतन आप उसको अचीव करना पॉसिबल होगा, ओनली देन आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉसिबल होगी। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, कैसी कारकर्दगी है, ये डिपेंड करेगी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी आपकी कारकर्दगी के ऊपर आपकी तरक्की डिपेंड करेगी। तो आपको उसी हिसाब से अप्रेज किया जाएगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको बोनस दिया जाएगा, आपको पॉइंट नंबर 4 पे किसी स्टूडेंट को कोई, यहां तक पॉइंट नंबर 4 तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी नाउ।
जी बिल्कुल अब्दुल्ला बिन जावेद, एसीज आर आल्सो हार्मफुल इन द एटमॉस्फेयर। और एसी के साथ तो अभी क्योंकि बेटा आजकल थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, सो आई एम हैविंग सम साइनस एंड अस्थमा अटैक्स। इवन आज भी आई वाजंट रियली वेल, बस थोड़ा सा ये कि साइनस का इशू अब ये रहेगा मेरा। ये जो मंथ्स होते हैं मेरे, नवंबर सितंबर, ये थोड़े से मेरे डिफिकल्ट होते हैं। हाँ, फिर अब वही है कि ये सर्दियाँ थोड़ी मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, बट दैट्स ओके। अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है, बट आई डोंट नो, मे बी आई स्लेप्ट इन द एसी, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वो हो गया। सो आज मैं पूरा दिन एसी से बाहर हूँ। सो आई एम नॉट एक्चुअली वेल, थोड़ा सा मुझे ये एक साइनस का इशू हुआ हुआ है। व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन? टी स्टैंड्स फॉर टी, टाइम। हाँ जी, ए हो गया, आर हो गया, टी तो बता दें। टी का मतलब है टाइम। टाइम का मतलब है, जानू कहो तो चांद तारे तोड़ ले आऊं, तो जानू बेवकूफ को भी पूछना चाहिए बेटा कब तक लाओगे चांद तारे तोड़ के, अभी जाओ लेके आ जाओ। टाइम दो ना, स्पेसिफिक टाइम बताओ। 2 साल इंतजार करना है, 4 साल इंतजार करना है, ठीक है? ये नहीं जानू छड़ी लेके आ रहे हैं, हाँ भाई आ गया मैं, बोलो जानू कहाँ हो तुम। ओके सही है, ये तुम लोगों को याद रहेगा। आर फॉर रियलिस्टिक, आर फॉर रियलिस्टिक, ये तुम लोगों को मजेदार एग्जांपल याद रहेगी गोल वाली, ठीक है? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड, ठीक है? सही है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अरे भाई ये कहाँ बड़ा हो गया, ये तो और बड़ा हो गया है। ओके हाँ, मेरे बच्चे जब पेपर दे रहे होते हैं तो वो ऐसे ही हंस रहे होते हैं। अच्छा इसके बाद आते हैं प्रोवाइड एथिक्स ट्रेनिंग। अच्छा जी, अच्छा भाई बंदे को रख लिया हमने, अब बंदा काम कर रहा है, काम करते करते जो है ना वो देखा जा रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है ना उसका बढ़ रहा है। हो क्या रहा है, मजे की बात आती है। इवन if you see your own self, if I see my own self, हम सुबह से शाम तक बस काम 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 काम, ये इधर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी हासिल कर लूँ। So we are actually, you know, in a torture cell. We are in a pressure cooker. तो वो pressure cooker की सीटी बज जाती है, ठीक है? सीटी जब बज जाती है ना, that means you are threshold जो लेवल है आपका वो क्रॉस हो गया और आप किसी भी वक्त एक्सप्लोड करेंगे। हर इंसान की ना बर्दाश्त की हद होती है। अच्छा मेरे साथ भी ये है कि मेरे साथ थोड़ा सा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब मेरी बर्दाश्त की हद बस हो जाती है ना, उस वक्त मैं बस कुछ भी नहीं देखती कि मेरे सामने कौन है, और मैंने एक्सप्लोड जाना है, और मैंने ऐसा एक्सप्लोड होना है ना कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स मेरे ऊपर भी आ रहे होते कि मुझे बाद में शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्या क्या बोल दिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, ऑफिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं एक्सप्लोड होने से पहले हमें नजर आ रही होती है कि उसकी कारकर्दगी जो है वो फॉल हो रही है, उसका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो रहा है, तो व्हाट वी डू, वी एज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोवाइड हिम अ डे ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से क्या होता है, हम उसका रीसेट बटन ऑन कर रहे हैं कि भाई तुम एक काम करो, 2 दिन की ट्रेनिंग पे चले जाओ। अब वो जब बंदा ट्रेनिंग से वापस आता है तो देखो तुम लोगों का मोबाइल हैंग हो रहा होता है, तो मोबाइल को क्या करते हो तुम लोग, रीसेट करते हो, रीस्टार्ट करते हो, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग वेल। तो इसी तरह ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या है, यू गाइज नीड वेकेशंस, यू गाइज नीड टू यू नो गो फॉर अ ट्रेनिंग सेशन, यू गाइज नीड टू एंजॉय एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड वर्क, ठीक है? तो जो ये छोटे वेकेशंस होते हैं, 3-4 दिन के वीकेंड लगा, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप वहाँ से मरी वगैरह चले जाएं, आप जरा सा घूम के आ जाएं, कुछ नहीं है तो मैं तो ये कहती हूँ होटल में जाओ, एक दिन रूम बुक करो, एंजॉय करो, यू नो, अच्छा मील लो। क्या होता है, दिस इज व्हाट आई पर्सनली डू माय ओन सेल्फ। मेरे साथ होता है कि मैं ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर जा रही थी तो मुझे मतलब फ्री की टिकट मिल रही थी, फ्री का स्टे मिल रहा था, तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, 2 दिन और ले लेती हूँ। जब भी मेरा इस्लामाबाद के अंदर होता है तो आई गो टू मरी वाई रोड, तो वो मैं खुद रेंट अ कार वालों को बुक कर लेती हूँ अपने पैसों से, और वो 2 दिन का जो मेरा होता है तो वो मरी में आपके पास बहुत अच्छे से मेस भी अवेलेबल है, आर्मी की तरफ से आप उसको भी बुक कर सकते हो। बट एनीवेज वापस आते हैं। सो यू नो यू नीड टू हैव ट्रेनिंग, और एथिक्स के ऊपर ट्रेनिंग के अंदर आपके हाइजीन factors, how you're supposed to carry yourself and how you're supposed to behave, how you're supposed to eat, what you're supposed to wear, ये सारी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है? इवन आप यकीन नहीं करेंगे, डाइनिंग आउट के ऊपर भी हम एक वो करवाते हैं कि भाई खुदा के लिए निहारी या आम वाम ना लेके आया करें लंच वंच में
तो पूरे जो डिपार्टमेंट के अंदर में निहारी निहारी खुशबू आ रही होती है, टेम्पटेशन हो जाती है, वो आम जो है वो बस ऐसे खाने घर में आराम से बैठ के खाएं, आप इंजॉय करें अपने आम को घर में, डोंट ब्रिंग इट टू द ऑफिस वर्क प्लेस। तो ये 2-4 चीजें मैं तो खुद बोलती हूँ कि भाई ये मेंशन कर देना, लोगों को क्या पता नहीं अचार आ जाता है और आधा अचार कपड़ों पे गिरा हुआ होता है, और मतलब यू सी दीज आर द पार्ट्स ऑफ ऑल एथिकल नॉर्म्स, ये लोगों को पता होते हैं मगर फिर भी हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 6 पॉइंट है कंडक्ट इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स। ऑलराइट, हाउ वेल यू बिहेव विद अदर्स, तो ये है कि हाउ वेल यू सोशलाइज विद अदर्स। तो हम हर इंडिविजुअल्स का ऑडिट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्ट, देयर बिहेवियर विद अदर पीयर्स, co-workers, colleagues, you know, the senior, the top management and the junior staff as well. फिर हम बात करते हैं प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग एथिकल डिलेमास। अच्छा, जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एथिकल डिलेमा मतलब एथिक्स के कंफ्यूजिंग स्टेट में, उनको नहीं पता कि क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल और क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट कुड बी इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, could be in form of some counseling sessions. ठीक है, आपको to your surprise yesterday it was a day of आपके जो क्या है ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था कल। ठीक है, और 10th of September। ठीक है, एंड एक हम जो इंटरनेशनली आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और उन्होंने मुझे ये बताया कि वी हैड आर यू ओके डे। आर यू ओके डे के अंदर क्या होता है, द एम्प्लॉई, यहाँ हमारे कल्चर के अंदर ना ये सारी चीजें अभी आनी हैं, ये हम लोग एचआर में बैठे होते हैं, एंड दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया, लाइक व्हाइल टॉकिंग टू दैट फेलो आई वांटेड टू हैव दिस आइडिया इन माय ऑर्गेनाइजेशन। सो ये मैं जैसे अभी ये थोड़ा सा कोरोना शरोना खत्म हो तो इसके ऊपर वर्क करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट 10 सितंबर को वी विल बी डूइंग मेकिंग दिस एज अ प्रैक्टिस, आर यू ओके डे। उसके अंदर क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल, यू नो, द मैनेजर्स, द लीडर्स गो एंड आस्क देयर सबऑर्डिनेट्स कि हाँ आप ठीक हो, आर यू ओके। अच्छा, अब अगर कोई ये बोल देता है कि नो आई एम नॉट ओके, तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो हमारे पास अब, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अगर इफ यू गो एंड यू सी द साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, तो ये अवेयरनेस क्रिएट हो गई है कि इट्स अ मेंटल इलनेस एंड इट्स नॉट बीइंग मैड। मेंटल इलनेस किसी को भी, यानी डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बाइपोलर हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, आपके पैनोराया हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। दिस इज ऑल अ नॉर्मल थिंग, एंड पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब क्या है, लोगों को अवेयरनेस हो गई है, तो हम उनको उनके सपोर्ट में इवन ऑर्गेनाइजेशंस अब साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड पार्ट ऑफ द एचआर रख रहे हैं कि हाउ दे आर सपोज्ड टू डील विद पीपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, इफ यू आर सफरिंग अब्यूज मैरिज, उससे हो सकता है, इफ यू हैव इनडिसिप्लिन किड्स, उससे हो सकता है, your kids are not performing. This is what my observation is. I get to talk to different people, और मुझे हर इंसान जो है वो डिफरेंट नौयत के डिप्रेशन के जोन में नजर आ रहा होता है। सो व्हाट हैपेंस इज यू नीड टू बी देयर टू लिसन टू देम आउट, अदरवाइज क्या होता है, लोग फिर सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं। एंड इफ यू मॉनिटर के सुसाइडल केसेस या रेशो जो है वो पाकिस्तान के अंदर अब थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। और ये क्योंकि फॉरेन ऑथर की बुक लिखी हुई है, तो अमेरिका, कनाडा एंड वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सुसाइड रेट्स ऑलरेडी काफी हाई हैं, सो दे रियली वर्क ऑन इट। ठीक है, अब कोड ऑफ एथिक्स की हम बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लस्टर्स बना दिए हैं। तो क्लस्टर 1 है बी अ डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजन, यानी अब आप क्या हैं, आप जो इंडिविजुअल है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कंप्लाई विद द हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशंस। अब वो डिपेंड कर रहा है तो वो फॉलो कर रहा है, वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कर्टेसी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। वो अपने बिहेवियर में
ये सारे चीजें लेकर के आ रहा है। कर्टेसी मतलब दूसरों के साथ अखलाकियात के साथ पेश आना, रिस्पेक्ट का मतलब दूसरों को इज्जत देना, ऑनेस्टी मतलब आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हो, जो काम जैसे करना है आप ब्लंट होकर के साफ, अगर गलती पर भी हो तो अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हो। फेयरनेस इज ऑल्सो बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। आगे जाते हैं, इलीगल ड्रग्स एंड अल्कोहल एट वर्क आर प्रोहिबिटेड। ऑलराइट, नाउ एक चीज और है, कराची के अंदर थोड़ा सा फिर मैं क्या बोलूं कि the consumption of drugs and alcohol over the passage of time has increased drastically, and that is one of the reason we are watching some symptoms and behaviors के जो कि normal नहीं है, ठीक है ना, जो कि normal नहीं है। ओ माय गॉड, ये मेरे पास अभी एक ईमेल आई है कि मेरा अमेजोन का अकाउंट जो है वो, मेरा मोबाइल नंबर तो सही लिखा हुआ है लाइक ओप्पो का, मगर वो फिर क्या है कि वो मुझसे कह रहा है कि यू हैव ट्राइड ऑपरेटिंग योर अकाउंट नियर साउथ अफ्रीका। My God, like somebody tried using my Amazon account, right? I will be making a change in the password as soon as I get over with the class. All right, illegal drugs and alcohol की हम बात करते हैं, तो ये तो चीजें वैसे ही वर्क प्लेस के ऊपर मैं तो कहती हूँ कि आपको स्मोकिंग ही बैन कर देना चाहिए। इफ इवन यू वुड लाइक टू हैव इट, यू शुड गो होम एंड कंज्यूम एज मच एज यू वुड लाइक टू, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बना देनी चाहिए, डोप टेस्ट इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। आपके ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करने चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, सो दैट अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉय इनटू ड्रग्स है या अल्कोहल है तो उसको हम रिहैब फैसिलिटी को उसको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें, और अगर वो वर्केबल नहीं है तो उस एक एम्प्लॉय को हम फायर कर दें, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि एक बंदा ट्रेंड सेट करता है, बाकी सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। So in order to reduce the factors of risk, we need to keep a very monitoring eye on such stuffs, ठीक है। मैनेज पर्सनल फाइनेंसेस वेल, और राइट, बजट फाइनेंस मेंटेन करना जो है वो हर इंसान की बस की बात नहीं है। फाइनेंशियल क्रंचेस आर रीजंस जो कि आपके बिहेवियर को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। अरे आई विल चेंज, नो वरीज, मैं इसको चेंज कर लूंगी। मैं भी अपने जैसे तुम लोग को मैं लगाती हूँ इसको रीडिंग करने पे, ठीक है। तुम लोग ये क्लटर्स को, हाँ क्लस्टर को एक काम करो बेटा, एक काम करो, व्हाट यू डू, आप ये क्लस्टर 1 को रीड करो, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो करो, मैं अभी अपने मोबाइल से इसको पासवर्ड को चेंज कर लूँ, ठीक है। तुम लोग ये क्लस्टर रीड करो। नहीं यार, who tried actually having an access to my account? ये कले जो ना बहुत चोर हैं, ये बहुत ज्यादा ही, जो काले लोग होते हैं ना। ऑलराइट, ठीक है, अब मुझसे पूछो, ये बताओ कि एग्जिबिट गुड अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी, यानी पंक्चुअल हो आप, टाइम की परवाह करें आप, एब्सेंट फालतू में छुट्टी ना करें, फॉलो डायरेक्टिव्स ऑफ सुपरवाइजर्स, जो भी आपका सुपरवाइजर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसा वो कह रहा है आप वैसे कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज ना करें, स्लैंग वर्ड्स यूज ना करें, बिजनेस अटायर को, ड्रेसिंग स्टाइल को फॉलो करें, खुदा के लिए झुमके शुमके और चूड़ी वूड़ी पहन के वर्क प्लेस पे ना जाएं। और आजकल तो हमारे मेल जेंडर भी है, वो क्या आजकल कोई फैशन चला हुआ है तुम लोग का 2 इंच छोटी पैंट पहनने का, तो प्लीज वो सब तुम लोग घर वर में क्या करो, शादी वादी में क्या करो, ऑफिस प्लेस के ऊपर जो ना प्रॉपरली ड्रेसअप किया करो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फायर आर्म्स एट वर्क आर प्रोहिबिटेड। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल देखें, नाउ फायर अलार्म्स का तो मैंने फायर के उससे वो है, बट फायर आर्म्स यानी यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात हो रही है कि आप जो हैं, आई एम श्योर ये फायर आर्म का मतलब है लड़ाई झगड़ा, हाँ, पिस्टल वगैरह रखना, लड़ाई झगड़ा, गन, कोई ऐसा इक्विपमेंट रखना जो कि जिससे कि आप किसी को हार्म कर सके, वो वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लस्टर 2 के अंदर, डू नॉट डू एनीथिंग अनलॉफुल और इम्प्रॉपर दैट विल हार्म द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हो रहा है, हम एम्प्लॉइज को ये बोल रहे हैं कि आप कोई गैर जरूरी काम ना करें जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बुरा नाम लेकर के आए। तो कंडक्ट बिजनेस इन कंप्लायंस विद ऑल लॉज,
जब भी आप किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो लोग आपको नहीं जानते हैं, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं। पेमेंट्स फॉर अनलॉफुल पर्पसेस आर प्रोहिबिटेड। अनलॉफुल पर्पस यानी आप किसी भी सप्लायर को, किसी भी रिटेलर को ब्राइब कर रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली इलीगल एंड प्रोहिबिटेड, ठीक है। देखें आगे उन्होंने वही तीसरे पॉइंट के ऊपर ब्राइबरी ही बात करी कि पेमेंट्स जो है, पेमेंट की जब हम बात करते हैं ना अनलॉफुल पेमेंट, तो ब्राइबरी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अनलॉफुल पेमेंट्स, ठीक है। अवॉइड, इवन ब्राइबरी का एक फॉर्म होता है कट। बड़े मजे की बात है, जैसे मैं ट्रेनिंग उसमें हूँ ना, अक्सर क्या होता है कि मुझे लोग कहते हैं मैं तुम्हें ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, हम तुम्हारी ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, बताओ हमारा क्या कट होगा। कट का भी मतलब एक तरीके से ब्राइबरी है। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक दिन के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मैं उनको बोल दूं 10% तुम ले लो या 20% तुम ले लो, तो यानी 20,000 तुम्हारे, 80,000 मेरे। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्राइबरी, बट पीपल आर वर्किंग एट इट कि चलो मेरा भी कुछ फायदा हो रहा है, आपका भी कुछ फायदा हो रहा है, कोई मसला नहीं है, अगर आप मुझे रेफर कर दो मुझे ट्रेनिंग मिल जाती है, गेट इट। द 20% परेटो रूल लगा लो, 80-20 का रूल लगा लो, मेहनत मेरी है, काम मेरा, तो 80% मेरा, 20% आपके रेफरेंस का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अवॉइड आउटसाइड एक्टिविटीज that impair for example आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर हैं जहां से आप बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है, सो आपको बाहर के लोगों से अपने ताल्लुकात को जरा रिस्ट्रिक्टेड रखने चाहिए ताकि आपके मुंह से कोई गलत इंफॉर्मेशन कहीं पास ऑन ना हो जाए। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, ये वही वाली बात को सपोर्ट कर रहा है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप अपने रिकॉर्ड्स को बाहर फजूल में शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लाई विद द एंटी ट्रस्ट एंड ट्रेड रेगुलेशंस, जो भी आपकी ट्रस्ट है, एंटी ट्रस्ट का मतलब है ट्रस्ट को आप फॉलो करें, ट्रस्टीज को आप फॉलो करेंगे, जो भी आपके फाउंडर्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे, एंटी ट्रस्ट को फॉलो नहीं करेंगे। जितने भी लोग आपके trustees के against हैं, you're never going to follow them, as well as you are not going to prohibit or you are not going to not follow any of the trade regulations। जो भी tariffs होंगे उनको follow किए जाएंगे, ठीक है। comply with accounting rules and controls, accounting के जो भी rules हैं, controls हैं, taxation है, जितना percentage है, जितना आपका deductions हैं, उसको उस हिसाब से काम करेंगे। do not use company property and for personal benefit। अच्छा, कंपनी की कोई भी चीज आप अपने घर पे मत लेके जाएं और उसको यूज ना करें। मैंने तो लोगों को प्रिंटर भी लेके जाते हुए देखा है, रिम भी चोरी कर लेते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब इतना ज्यादा चिंदी चोर नहीं होना चाहिए इंसान को, तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज ना करें, ठीक है। एम्प्लॉयज आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर कंपनीज फंड्स। अच्छा, कंपनी का कोई भी पेटी कैश है, कुछ भी है, तो उसको अपने कामों के लिए मत यूज करें। हाँ ठीक है, अगर आप, मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा है वो जाके अपनी फैमिली के साथ डाइन आउट कर रहे होते हैं और बिल जो है वो भेज देते हैं HR के अंदर कि मेरा ये अमाउंट जो है वो रिम्बर्स कर दो, वी वर हैविंग सम डिनर विद द कस्टमर्स। सो मैंने यानी ये आई डोंट वांट टू, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर सबको करते हुए देखा है। तो दिस इज समथिंग रियली फनी कि 5,000, 10,000, 15,000 का बिल जो है वो आप जो है वो कस्टमर्स के नाम पे जो है वो रिम्बर्स करवा रहे हैं। सो दैट्स रियली नॉट एथिकल। फिर हम बात करते हैं डू नॉट प्रोपोगेट फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो मिसलीडिंग, मतलब आपको खुद श्योर नहीं है, आप कंफर्म नहीं है, आपके पास ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़ नहीं है, तो आप एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको, फजूल में हाइप क्रिएट करने की। मेक डिसीजंस विदाउट रिगार्ड ऑफ पर्सनल गेन। आपका जो भी डिसीजन है उसके अंदर पर्सनल गेन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यानी मेरा अपना इंफरादी फायदा क्या है, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। कंसर्न इससे होना चाहिए कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम कन्वीनियंटली एंड ऑनेस्टली फुलफिल करें, ठीक है। अब क्लस्टर नंबर 3 पे जा रहे हैं, बी गुड टू कस्टमर्स। whatever the organization is, it be service industry, it be manufacturing industry, दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर कस्टमर इज ऑलवेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज हम सर्विस बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? कस्टमर को बेच रहे हैं। हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर के लिए बना रहे हैं। तो यू नीड टू कन्वे ट्रू क्लेम्स इन द प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। ये नहीं हो वो जो अक्सर क्या होता है आफ्टर और बिफोर, मतलब ऐसा क्या है ग्रीन टी के अंदर कि आप बिल्कुल ही पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। या आपका कद एकदम लंबा हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। तो आप वो ही एडवर्टाइजमेंट में वही चीजें करें जो कि या यू कैन शो
that somebody is just having a good metabolism and that is because of the green tea. ठीक है, ये समझ में आता है कि ग्रीन टी बूस्ट करेगा मेटाबॉलिज्म को, लेकिन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिफोर ऐसे थे और आफ्टर ग्रीन टी पीने के बाद ऐसे हो गए, वो आपके अंदर से कोई इसमें बलून के अंदर से हवा नहीं निकल सकती। ठीक है, वापस आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। परफॉर्म असाइंड ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको आप फुलफिल करें अपनी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी के तहत। प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। सर्विस और प्रोडक्ट दोनों को अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करोगे, कस्टमर विल बी ऑलवेज योर्स। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ मस्ट एंड कस्टमर इज ऑलवेज राइट, रिमेंबर दैट। वेदर यू आर इन अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और यू आर वर्किंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा जी, कोड ऑफ एथिक्स क्या है भाई? ये एक गाइडलाइन होती है। ठीक है, गाइडलाइन होती है जो कि आपको कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर निकालती है, यानी एथिकल डिलेमा से बाहर निकालती है और आप डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट द कोड रेगुलरली टू ऑल एम्प्लॉइज। जो भी कोड बुक ऑफ कंडक्ट है, जो भी रूल है, वो आप कम्युनिकेट करें अपने एम्प्लॉइज को रेगुलर बेसिस के ऊपर। आई रिमेंबर when we were kids, we were strong, we were young, small. So my father is actually, he's from merchant navy, so he was a sailor. So he used to be out for 9 months, for 6 months. तो यानी मेरे कजिन्स मेरा मजाक उड़ाते, जब मैं बहुत छोटी थी तो एक दफा मैंने अपने अब्बू को पहचाना नहीं था, वो इतने दिनों बाद आए थे, तो मैंने कहा कौन है ये। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम ऑल जोक्स, तो होता ये था कि व्हेनेवर ही यूज्ड टू बी हियर, तो वो हमें यही बोला करते थे, यानी वीकली जो हमारी मीटिंग हुआ करती थी या डेली इवनिंग के अंदर उनका हमें जो लेक्चर होता था वो ये होता था कि जो कुछ भी हैं वो हमारी वालदा है हमारे लिए। तो मतलब उन्होंने रूल सेट करे थे हमारे लिए कि इतने बजे के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, सबको इतनी पॉकेट मनी डेली मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा कोई मतलब देवर रूल्स सेट फॉर अस, और हमें ये पता था कि हमें वो रूल्स फॉलो करने हैं। अगर हमें ये बात वो हर वक्त याद नहीं दिलाते तो मेरे ख्याल से हम तीनों में से कोई भी बच्चा जो है वो इंसान का बच्चा नहीं बनता। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, जिस तरह से पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को रूल्स सेट करना अपनी फैमिली के हिसाब से, वैल्यूज को जहन में रखते हुए, उसी तरीके से मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए रूल्स सेट करे। क्यों रूल सेट किए जाते हैं? ताकि मेरा कोई भी एम्प्लॉय जो है वो गलत रास्ते पे ना जाए या वो गलतियां ना करे, क्योंकि मेरा एक एम्प्लॉय गलती करेगा ना,
जी बच्चों सॉरी, वो मेरे ख्याल से कुछ एक कनेक्टिविटी का यहाँ पर इशू हो गया था, तो मेरा लॉग आउट हो गया था. सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन. होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग. ओके, मुझे होस्ट बनाया जाए प्लीज. अगर मैनेजमेंट का कोई पर्सन वहाँ पर है. इज एनीवन देयर फ्रॉम द मैनेजमेंट? ट्राई करें, शेयरिंग करें. ओके, आपका बस हाँ शो नहीं हो, शेयरिंग ट्राई करें. शेयरिंग कर दी. जी ठीक है, अब ठीक. हो रहा है. जी जी बिल्कुल हो गए. ओके, थैंक यू. ओके, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई कि ये मेरा खुद ही खुद लॉग आउट वगैरह हो गया. एनीवेज चलें वापस आते हैं. कहाँ पर थे भाई? वी वर, या ये क्लस्टर हो गया था हमारा. ठीक है, हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि रेगुलरली जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मैनेजर को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को बताए कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ताकि तमाम दर एम्प्लॉयज जो हैं वो उसको फॉलो करें, उन रूल्स को कंप्लाई करें, ताकि उन्हें और ये भी पता हो कि अगर वो रूल को ब्रेक करेंगे तो उन्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. ठीक है, जब मुझे पता होगा कि मैं कोई रूल तोड़ने वाली हूँ और मुझे उसके क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, या मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस करूंगी, या मुझे क्या सजा मिलेगी, मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी, या मेरे अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, तो मैं जो हूँ वो ज्यादा केयरफुल हो जाऊंगी. ठीक है, सो दिस इज अ मस्ट अगेन. फिर हम बात करते हैं, there is another thing which is have all levels of management continually reaffirm the importance of ethics code and organization commitment to the code. ये सिर्फ मिड मैनेजर्स की या जूनियर मैनेजर्स की या ऑपरेशनल स्टाफ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को मैनेज करें. अच्छा, अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग विद अ प्लेस. ठीक है, आई एम वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पर मैंने क्या देखा है, वहाँ पर मैंने ये देखा है कि टॉप मैनेजमेंट जो है ना हमारी, वो जो है वो एथिकल कोड्स को फॉलो नहीं कर रही है. ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सारे लेवल्स पे आ रहे हैं. मुझसे मिड मैनेजर पर्सन ने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया कि यू आर इन दी एचआर एंड हाउ डू यू सी कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो मैंने पता है उनको क्या बोला, मैंने बोला भाई ये गलती हमारे एंड पे है ही नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है, ये काम है टॉप मैनेजमेंट का. अगर टॉप मैनेजमेंट इस चीज को इतना रिलीजियसली नहीं करेगी तो मैं और आप जितनी भी कोशिश कर लें, हम इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो अगर टॉप मैनेजमेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, ओनली देन पीपल विल टेक इट सीरियसली. टॉप मैनेजमेंट उसको सीरियसली लेगी तो मिड मैनेजमेंट सीरियसली लेगी, मिड मैनेजमेंट सीरियसली लेगी उस रूल्स को, उन रूल्स को, तो ऑपरेशनल स्टाफ ऑटोमेटिकली उस चीज को सीरियस लेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस फ्लोज. ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर द रिप्लाई. ऑलराइट, तो तुम लोग जवाब मतलब आवाज आ रही है तो बेटा तुम लोग को ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अच्छा, अब बेटा लास्ट वाला पॉइंट आप लोग जरा सा इसको रीड कीजिए. लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लास्ट पॉइंट कह रहा है पब्लिकली रेप्रिमेंड एंड कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन दोज हु ब्रेक द कोड. यानी रेप्रिमेंड का मतलब होता है उन लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करो, उनको उनकी तंबी करो, उनको करेक्ट करो जो कि आपके डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं या आपके रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करें. और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंसिस्टेंटली हमें इस चीज को फॉलो करना होता है. हम कहते हैं कि भाई अगर कोई भी रूल तोड़ा जा रहा है तो क्यों तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो हमें इसको कंटिन्यूटी के अंदर देखना होता है. ये नहीं हो कि एक दिन रूल फॉलो हो रहा है दूसरे दिन नहीं हो रहा है, एक दिन पंक्चुअल हो रहे हैं दूसरे दिन लेट आ रहे हैं. तो हमें इसको कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर देखना होता है और कहीं पर हमें करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं तो हम वहां पर
करेक्शंस करते हैं, लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं कि भाई उनको पनिश करते हैं, उन्हें हम किसी तरह से भी ओरल पहले वार्निंग देते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 12 क्वेश्चंस अप्रोच। हैव यू डिफाइंड द प्रॉब्लम एक्यूरेटली। अच्छा, ये 12 क्वेश्चंस जो हैं बेटा, ये एग्जिबिट नंबर 5-10 के अंदर आपके पास गिवन है। ठीक है, 5-10 जो है उसके ऊपर आ जाइए, एंड दिस इज एक्चुअली दीज आर द क्वेश्चंस सेट बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, वाई सेट बाय द मैनेजमेंट, ताकि हमें ये पता हो कि हम कोई भी काम कर रहे हैं। ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर एथिक्स कहा गया है कि ये जो 12 क्वेश्चंस है ना, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया है 12 क्वेश्चंस अप्रोच। सबसे पहला सवाल क्या है, हैव यू डिफाइंड द प्रॉब्लम एक्यूरेटली। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया कि हाँ मसला क्या था। How would you define the problem if you stood on the other side of the fence? अगर आप जिस बंदे को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि आप भाई तुमने ये रूल तोड़ दिया है, अगर आप उसकी जगह होते तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, इस प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करते। हाउ डिड दिस सिचुएशन अकर इन द फर्स्ट प्लेस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर आपने गुंजाइशी, मैनेजमेंट ने कैसे उस प्रॉब्लम को आने दिया, प्रॉब्लम को अकर होने दिया। Why did they were proactive? Why were they not taking any action before the problem was there actually? To whom and what do you give your loyalty as a person, as a member of the corporation? अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आप क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के से लॉयल हैं? As a part of the organization, as an employee of the organization, as a member of the organization, क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल हैं? मैं ये सवाल अक्सर लोगों से करती हूँ और मुझे अक्सर जवाब में ये मिलता है कि इंसान कभी लॉयल नहीं होता, लॉयल हमेशा जानवर होता है। एंड आई रियली लाफ एट इट। मोस्ट ऑफ द वेरी स्मार्ट एम्प्लॉइज, जब मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, हाउ लॉयल यू आर टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन यू नो व्हेन आई गेट टू हियर दिस आंसर ना, तो मुझे हंसी आती है। ये बात तो सही है, लेकिन there are human beings, we expect loyalty from individuals as well, workers, employees as well, towards the organization. ठीक है, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि यार एक इंसान अगर अपने आप से लॉयल नहीं हो सकता ना, तो he or she can never be loyal to any other individual or any other place. तो अपने लिए, अपने आप से अगर आप लॉयल हो ना, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी लॉयल होगे और आप किसी और इंडिविजुअल से भी लॉयल होने के काबिल होगे। ठीक है, What is your intention in making this decision? Whatever the decision you are taking, आपके इसके पीछे intentions क्या हैं, क्या आपके इरादे हैं? How does this intention compare with the probable results? अगर जो आप probability forecast कर रहे हैं, फ्यूचर में आप prediction कर रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने इस डिसीजन को समझ रहे हैं कि ये उस probability यानी उस रिजल्ट के अंदर अपना रोल प्ले करेगा, कितना % रोल प्ले करेगा। ठीक है, whom could your decision or action injure? अगर आप किसी, आपके डिसीजन से, आपके फैसले से किसी को नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान किसको हो रहा है? Can you discuss the problem with the affected parties before you make the decision? और जिन लोगों को उससे नुकसान होगा, क्या आप डिसीजन लेने से पहले उनसे डिसीजन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? Are you confident that your position will be as valid over a long period of time as it seems now? क्या आप ये समझते हैं कि आपकी जो भी पोजीशन है, whatever if you are at a decision making position, so आप ये समझते हैं कि डिसीजन जो अभी आपकी पोजीशन है, जो अभी आपकी वर्थ है, जो अभी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जितना आप अभी कॉन्फिडेंट है, ये डिसीजन मेकिंग करने के बाद भी आप इतना ही कॉन्फिडेंट होंगे? देखिए, हमेशा मैं ही कहती हूँ, अपने मैनेजर्स को भी ये बात बोल रही होती हूँ, भाई जो डिसीजन लिया है ना, गलती हो गई है ना, इतने आपके अंदर कर्टेसी होनी चाहिए टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक्स आर नेवर, आपने कभी, यू नो, मिस्टेक्स हैपन, इट्स नॉट लाइक यू डिड इट पर्पसली या आप इन्हें इंटेंशनली मिस्टेक कर दी। इंटेंशनली कोई मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक हैपेंस अनइंटेंशनली। ठीक है ना, सो यू शुड बी एबल टू टेक द ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स। ठीक है, कुड यू डिस्क्लोज विदाउट कॉलम योर डिसीजन और एक्शन टू योर बॉस? यानी आप एक इंडिविजुअल होकर के, ग्रुप में नहीं, आप अपना इंडिविजुअल डिसीजन अपने बॉस के सामने रख सकते हैं?
सीईओ के सामने रख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने, एज एन इंडिविजुअल अपना डिसीजन प्लेस करने की एबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सिंबॉलिक पोटेंशियल ऑफ योर एक्शन इफ अंडरस्टूड, इफ मिसअंडरस्टूड। अगर आपका डिसीजन समझ लिया गया है तो भी आपका डिसीजन के अंदर कितनी वैल्यू है, और अगर नहीं समझा गया है तो भी उसके अंदर कितनी वैल्यू है, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट कंडीशंस वुड यू अलाउ एक्सेप्शंस टू योर स्टैंड। आप अब जो डिसीजन लेने जा रहे हैं आप उसके ऊपर कितना स्ट्रांगली स्टैंड लेंगे, किस हद तक जाएंगे, किस एक्सेप्शंस, क्या क्या चीजें एक्सेप्शनली आप बियॉन्ड योर एक्सेप्शंस लेवल, किस लेवल तक, किस हद तक जाएंगे, ठीक है। सो मूविंग अहेड, वैल्यू ऑफ एथिक्स ट्रेनिंग। अच्छा, मैंने बताया कि भाई एथिक्स के अंदर हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और वो ट्रेनिंग बेसिकली आपके बिहेवियर्स को ऑल्टर करने के लिए होती है। ऑल्टर मतलब करेक्टिव, किसी का बिहेवियर सही नहीं, किसी की ड्रेसिंग सही नहीं है, उसको भाई ग्रूमिंग की जरूरत है, चलो भेज दो उसको ग्रूमिंग की ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज एम्प्लॉय अवेयरनेस ऑफ एथिकल इश्यूज इन बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं इंक्रीज एम्प्लॉय अवेयरनेस ऑफ एथिकल इश्यूज इन बिजनेस डिसीजंस। अच्छा, एम्प्लॉयज को हमें बताना चाहिए कि उनके किसी भी स्टेप्स से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम जितना एम्प्लॉय को उससे अवेयर रखेंगे, एम्प्लॉय गलती करने से गुरेज करेगा। एम्प्लॉय को पता ही नहीं होगा कि गलती किस चीज, क्या, कैसे कैसे वो गलत काम कर सकता है, कैसे कैसे वो अपनी कंपनी को बैड नेम लाके दे सकता है, बैड रेपुटेशन में डाल सकता है, डिफेमेशन में आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब उसको पता ही नहीं है तो वो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब उसको पता होगा, ही विल बी वेल अवेयर्ड अबाउट द एथिकल इश्यूज, then he won't be doing those mistakes, ठीक है। clarifies and reinforces the organization standard of conduct। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट यानी आपने एक रूल बना दिया है, उस रूल को क्लियरली बताओ ऑर्गेनाइजेशन में तमाम तर इंडिविजुअल को, और रीइंफोर्स करो। रीइंफोर्स का मतलब है दोनों तरीके से, रिवॉर्ड की चाहत में एंड पनिशमेंट के डर से लोग उसको फॉलो करें, कि अगर आपने ये इस तरह से रूल को तोड़ा तो आपको इस बात की ये पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो आपको इस तरह से इस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा। हेल्प्स एम्प्लॉइज बिकम मोर कॉन्फिडेंट दैट दे विल हैव द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट व्हेन टेकिंग अनपॉपुलर बट एथिकली करेक्ट स्टांसेस। देखें यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, हम एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देंगे, हम बोलेंगे कि देखो तुम्हारी जिंदगी में तुम हमेशा डिसीजन लेने की पावर तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने एक चीज मेक श्योर करनी है, अगर हमारे बिजनेस को लॉस भी हो रहा हो, होने देना, बट तुम जो समझते हो सही तरीका है, तुमने तरीके के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यू हैव टू फॉलो एथिकल रूल्स। अगर तुम एथिकल रूल्स में ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी हो रहा है, कोई बड़ा लॉस भी हो रहा है, होने दो, वी विल be with your decision, we will support you with your decision, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी स्टूडेंट को? किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है बेटा? Be a good role model by being ethical and honest. I always do this, you know, मुझे मेरा काम ऐसा होता है, कभी किसी को किसी की इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो खतरनाक आ जाती है, एचआर के अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खुसूसन व्हेन आई हैव अ बीमारी ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। तो मैं जो हूँ वो, जब भी मैं बहुत सोच समझ के बात करती हूँ, और बहुत मतलब मैं एम्प्लॉइज से बहुत नापी तौली गुफ्तगू कर रही होती हूँ, द ट्रुथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रुथ बोलने के चक्कर में
वो कर दी, भाई तुमने तो परफॉर्मेंस ही नहीं की, तुम्हारी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, तुम्हें तो काम ही नहीं आता है, तो तुम्हारी हम कैसे इवैल्यूएशन अच्छी होगी। यू आर लैंडिंग सी, तो तुम्हारा जो है वो नहीं बन सकता, तुम्हारा इस वक्त जो है वो अच्छा इंक्रीमेंट नहीं होगा, सी ग्रेडिंग है तुम्हारी, तो मैं उसको बता दूंगी 5,000 का भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा सैलरी में। तो अब क्या होगा, दैट पर्सन विल बी इन अ डिवेस्टेड फॉर्म। वो कहेगा यार ये तो उसने मुझे उल्टा डिमोटिवेट कर दिया है, आई शुड लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी, मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना शुरू कर दूं। सो दैट इज एक्चुअली लिटिल हार्मफुल। बट करना क्या है, एथिकली ये चीज हमेशा याद रखिए कि दिस इज इन योर बेनिफिट, क्योंकि आपने किसी से गलत वादा नहीं किया है। मैं बोल दूं हाँ हाँ अभी तुम परफॉर्म करो, अगली दफा तुम्हारा इंक्रीमेंट लग रहा है, और मुझे पता उसका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, ये गलत बात है, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डोंट हाइड और मैन्युपुलेट इंफॉर्मेशन। किसी भी एम्प्लॉय से कोई चीज छुपाओ नहीं। मैन्युपुलेट का मतलब है इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा चाट मसाला लगाने की जरूरत नहीं, जो बात जैसी है आप उसको वैसे बता दो, अपने फायदे के लिए उस इंफॉर्मेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है बच्चों? मरियम एक बच्ची है, कह रही आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है। बच्चों हाँ बिल्कुल आ रही है मेरे ख्याल से। मरियम बेटा अगर प्रॉब्लम है ना, तो वो ये हो सकता है कि तुम्हारे एंड पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, बाकी क्योंकि देखो मेजोरिटी को आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब ये बार बार मैं सवाल नहीं करूंगी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है बंदा पता नहीं क्या बोलूं, छोड़े वापस आते हैं, ज्यादा फनी हो जाएगा। बी विलिंग टू एडमिट योर फेलियर्स। अच्छा कभी कभी अगर आपके एंड पे गलती हुई है, आपने कोई चीज ओवरलुक कर दी है, तो एडमिट करो रादर देन बीटिंग, किसी और पे ना डालो, ब्लेम गेम पे ना जाओ, एडमिट योर फेलियर्स। शेयर योर पर्सनल वैल्यूज बाय रेगुलरली कम्युनिकेटिंग देम टू। भाई अगर मुझसे कोई बंदा गलती कर दी ना, मेरा कोई जूनियर है, उसने गलती कर दी है और वो आके मुझे बोल, आई विल बी द पर्सन टू गिव यू अ कवर। बट अगर तुमने उस मिस्टेक को छुपाने की कोशिश की, देखो अव्वल आखिर मुझे पता लग जाएगा, पहले बता दो, तुम खुद आके बता दो बेहतर है, कोई और आगे मुझे बताएगा तो फिर तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, पेशेंस और टीम्स इंपॉर्टेंट शेयर्ड वैल्यूज। स्ट्रेस मतलब ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेसफुल स्ट्रेस लेने का नहीं वाला वैल्यू, स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस मतलब है आप एम्फसाइज करें। किस चीज के ऊपर एम्फसाइज करें? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और टीम के अंदर शेयरिंग वैल्यूज। शेयरिंग वैल्यूज का मतलब है कि सबके वैल्यूज, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, तो एक दूसरे के साथ काम कर सकेंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो एक दूसरे के साथ काम करना पॉसिबल नहीं है। चलो वापस आ जाओ। ठीक है, यूज द रिवॉर्ड सिस्टम टू होल्ड एवरीवन अकाउंटेबल टू द वैल्यूज। अच्छा मैंने तुम लोग को ये बोला था, देखो उसका मतलब होता है दो तरीके से रीइंफोर्स हो सकती है, या तो एक रिवॉर्ड की चाहत में या पनिशमेंट के डर से। तो भाई रिवॉर्ड सेट करो कि हाँ जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होगा उसको 5,000 का कैश प्राइज मिलेगा, तो भाई क्या होगा, हर इंसान वो 5,000 के कैश प्राइज को अर्न करने के लिए जो है वो अपने वैल्यूज को और अपने रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा एथिक जब मर जाता है, कोई मर जाता है, मतलब फलाने साहब लैप्स कर गए, अब लैप्स कर गए मतलब गुजर गए। एथिकल लैप्स का मतलब क्या है, जब यहां पर एथिक्स खत्म हो जाता है, एथिक्स मर जाता है। ठीक है, अच्छा एथिक्स जब मर जाता है, उसके अंदर बेसिकली सोसाइटी भी रोल प्ले कर रही होती है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, पिछले पता नहीं क्या क्या अजीब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया लोगों के अंदर, अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। अब तो मतलब बच्चियां छोड़ें, बच्चे भी सेफ नहीं है, मतलब ये तो दिमागी हालात हो गए लोगों के। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे सोसाइटी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, मैं एक बात जानती हूँ बेटा, एक बात याद रखिएगा, whenever there is no law,
it will be a lesson for all others. It will be a lesson for all others. तो एम्प्लॉय को एथिकल इश्यूज के अंदर इन्होंने 2 वर्ड बताए हैं, विसल ब्लोअर्स. विसल ब्लोअर मतलब सीटी बज जाना, खतरे की सीटी बज जाना. इंडिविजुअल्स हु रेज एथिकल कंसर्न और इश्यूज टू अदर्स. अब ये वो इंडिविजुअल होते हैं, ये वो विसल ब्लोअर्स होते हैं जो कि दूसरों को बताते हैं जाके कि हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है. वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है. यहां पर एक वर्ड आप देखेंगे, उसका नाम है philanthropy. philanthropy का मतलब है you are actually promoting welfare of the society. You are actually promoting welfare of the society. You are contributing for the welfare of the society. philanthropic नाम जो है, अगर आप देखें, प्रियंका चोपड़ा साहिबा को भी मिला है कि she participates a lot for the welfare of the of India. ठीक है. तो ये होता है when you are actually doing some campaign, you are associated with some sort of welfare work. ठीक है. विसल ब्लोअर वो इंसान होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स को जाके दूसरों को एड्रेस करता है कि यस आई एम हैविंग दीज प्रॉब्लम्स. बेटा कट रही है मेरी आवाज. I'm like ये थोड़ा इंटरनेट का, या तो मेरे एंड पे तो मजे की बात है. विजय देखो, इसको करो यहाँ सुनने की कोशिश करें. आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा वरना अगर कुछ ज्यादा कट रही है. ठीक है. अच्छा, अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज. ठीक है. सोशल एंटरप्रेन्योर्स. अच्छा, सोशल एंटरप्रेन्योर्स कौन लोग होते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सीक आउट करते हैं अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव सोसाइटी बाय यूजिंग प्रैक्टिकल, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोच. ये वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है जो तरीकेकार ढूंढ रहे होते हैं कि हम कैसे अपनी सोसाइटी को नए तरीके से, क्रिएटिव तरीके से सस्टेन मतलब गुजारा कर सकें, बेहतर बना सकें. ठीक है. want to make the world a better place and have a driving passion to make that happen. अब ये जो जिस जगह में रह रहे होते हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, जिस सोसाइटी का पार्ट होते हैं, ये उस सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टू मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी. ठीक है. कोई और बताओ, कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लो. मैम मेरी आवाज मैम आवाज कट रही है, आवाज कट रही है. हेलो, कट रही है मैम, आपकी आवाज काफी कट रही है. ओ माय गॉड. बेटा देखो, ये अब हुआ क्या था, बीच में डिस्कनेक्टिविटी हुई. अभी तकरीबन समझ लीजिए काफी टाइम है, अभी तकरीबन 20 मिनट के करीब है. एंड मैम आपकी आवाज काफी कट रही है. सो एक्चुअली इसका अभी कुछ हो नहीं सकता है. गुजारा करने की कोशिश करो क्योंकि अभी 20 मिनट रह गए हैं. बेटा मैं थोड़ा एंड की तरफ जाऊंगी. अच्छा, मैंने कल तुम लोगों को एक असाइनमेंट दिया था. आवाज को छोड़ो, असाइनमेंट का बताओ. व्हाट हैपेंड विद दैट असाइनमेंट? किस किसने किया है वो असाइनमेंट? जल्दी से बताओ. मुझे सही आ रही है बस, चलो अच्छी बात है. किसी को तो आ रही है मेरी आवाज. छोड़ो, तुम बताओ. अच्छा अरीज बताओ, आवाज आ रही ना? असाइनमेंट का क्या हुआ? सामिया ने बहुत अच्छी बात करी है. इन सबका इंटरनेट स्लो है, मेरा मुझे तो सही आ रही है, तो इसका मतलब इसके पास अच्छा इंटरनेट है. तुम लोग भी अपना इंटरनेट सही करवाओ. अच्छा वो छोड़ो, अब मुझे ये बताओ जी, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है उन लोगों का अपना इशू है. बाकी लोगों को बहुत अच्छी आवाज आ रही है. मेरी आवाज काफी अच्छी है और ऑडिबल भी है और आवाज भी आ रही है. अब असाइनमेंट्स को बताओ भैया. हाँ, अब असाइनमेंट बोलेंगे तो वो कहेंगे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही. ठीक है, अब जल्दी से बताओ असाइनमेंट किसने किसने कर लिया है? इन सब का साबुन स्लो है. ओके. अब मुझे बताओ असाइनमेंट करा तुम लोगों ने? चलो अब मैं यही इसी स्लाइड तक रखूंगी. अब मुझे असाइनमेंट की बात करो. मुझे असाइनमेंट का बताओ, कर लिया तुम लोगों ने? अब सब गायब हो जाएंगे.
हाँ, अब बताओ असाइनमेंट जिसने कर लिया है वो मुझे बताए, एग्जांपल बताए। पहले तो मुझे डिफाइन करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री वर्ड्स लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड अलायंसेस, एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। बताओ। अब बस ये तुम लोग की ड्रामेबाजी है, मैं तुम लोग के सारे नंबर माइनस कर दूंगी। और नंबर तो है नहीं मेरे पास, तो तुम लोगों को पता है ये बात, तो तुम लोग बता दो जल्दी से। ओके, अब ये प्लीज ये ड्रामेबाजी नहीं करो तुम लोग। आवाज आ रही नहीं आ रही है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, लास्ट स्लाइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का यही लगा रहेगा, ना असाइनमेंट करना ना कुछ करना है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि कब हम किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बिजनेस इज प्रमोटिंग पॉजिटिव सोशल चेंज, यानी हम अपने बिजनेस की मदद से सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंस लेके आ सकते हैं। बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं चाइल्ड सपोर्ट एजुकेशन को करते हुए, बुनियाद की कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, आज भी मैं दूंगी। आपकी फीमेल्स एक्टिविस्ट एनजीओज जो हैं वो भी फीमेल्स के हेल्थ को लेके काफी कैंपेन्स चला रहे होते हैं, अक्सर एड में नजर आ रहे होते हैं। डोनेशंस, आप से शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया या आपका इंडस हॉस्पिटल हो गया, ये डोनेशंस पे चल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग अपने खुद एनजीओ को खुद फंड कर रहे हैं, प्राइवेट फंडिंग्स लोग जो हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं चैरिटीज के फॉर्म में। इंटरनेशनल जो हमारे लोग रहते हैं वो भी चैरिटी पे कर रहे होते हैं, फंडिंग कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट फाउंडेशंस इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड फॉर द सोसाइटी। एम्प्लॉइज जो हैं वो भी कुछ वॉलंटियरिंग एफर्ट्स कर रहे होते हैं। एफर्ट्स किस तरह से करते हैं, हाउ दे वॉलंटियर। फॉर एग्जांपल टीम्स, इंडिविजुअल जो हैं वो वर्किंग आवर्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आवर्स जो हैं वो काम करते हैं, और वो एक्स्ट्रा आवर्स का जो इनकम होता है, दे से दैट वी वुड लाइक टू मेक दिस थिंग अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। ठीक है, तो वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आपके वर्किंग आवर्स के बाद कुछ चैरिटेबल काम में भी अपना इनपुट दे रहे होते हैं। तो एज एन ह्यूमन भी वो अपना इनपुट दे सकते हैं, नॉट ओनली मनी। अलायंस की तो हमजा मैंने ही एग्जांपल दी थी, सोनी इरिक्सन। तुम लोग कोई नई एग्जांपल ले आओ। फ्रेंचाइजिंग गिव राइट्स टू यूज ट्रेडमार्क नेम, ब्रांड नेम, प्रोसेस, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, बिजनेस मॉडल। फ्रेंचाइज वर्क्स एज अ सेपरेट कॉर्पोरेशन, वेरी गुड। ठीक है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन आपने राइट दे दिया, वो फॉलो करेगा, लेकिन वो खुद फॉलो करेगा, वेरी गुड। अजवर, और अजवर ने क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक अलायंस आर अरेंजमेंट्स बिटवीन टू और मोर कंपनीज इन द इंडस्ट्री, बिल्कुल सही। चलो अजवर ने सही काम कर दिया। अच्छा, ये फहद ने क्या लिख दिया है, लाइसेंसिंग मींस व्हेन अ कंपनी अलाउज अनदर कंपनी टू मैन्युफैक्चर गुड्स डोमेस्टिकली, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग मींस ऑर्गेनाइजेशन अलाउज अनदर वन टू सेल देयर प्रोडक्ट और रेंडर देयर सर्विसेज फॉलोइंग देयर ब्रांड नेम ना, क्या है, प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। चलो ये भी सही है। अलायंसेस मींस व्हेन टू और मोर कंपनीज कोलैबोरेट, या कोलैबोरेशन का वर्ड हो गया, ठीक है। नाइस नाइस, सबने कर लिया यानी। देखो ये अच्छे बच्चे हैं। एग्जाम्पल क्या गया, मैकडॉनल्ड्स एंड वॉल्ट डिज्नी, ठीक है, ये लाइसेंसिंग हो गई। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज ने अपनी फ्रेंचाइजिंग दी हुई है बहुत सारी जगहों पे, एप्पल पे, मास्टर कार्ड। और नाउ दिस इज गुड, हु इज दिस पर्सन, सुकैना अजहर। सुकैना, नाइस, वेरी नाइस। सी सुकैना ने, ही इज द ओनली स्टूडेंट जिसने ये एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, सुकैना ने लाइसेंसिंग की एग्जांपल दी है मैकडॉनल्ड्स एंड वॉल्ट डिज्नी, फ्रेंचाइजिंग की एग्जांपल दी है उन्होंने मैकडॉनल्ड्स एंड डोमिनोज, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग का मतलब है कि आप अपना ट्रेडमार्क, अपना ब्रांड नेम दे देते हैं कि आप हमारा ऑपरेटिंग मेथड यूज करते हुए ये काम शुरू कर दो, ठीक है। लाइसेंसिंग का मतलब है हम अपने पेटेंट आपके साथ ट्रेडमार्क दे रहे हैं कि हाँ, हम अपना लाइसेंस आपको बेच रहे हैं कि आप काम करो, हमारा हमारे 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 नाम के साथ काम करो, यू विल बी यूजिंग आवर ब्रांड नेम। और अलायंसेस का मतलब है दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, मित्सुबिशी एंड कैटरपिलर जॉइंट वेंचर, सही है। तुम लोगों ने काफी अच्छा काम करा है, गुड, आई एम हैप्पी। अच्छा, काफी सारे बच्चों ने काम किया हुआ है, देखो ये सारे अच्छे बच्चे हैं। सो नाउ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।
मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगी, आज काफी हो गया है। आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया है इस एक स्लाइड के साथ। अब मैं आज का लेक्चर यहीं खत्म करूंगी, हम कल इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, ठीक है, 10 से 15 मिनट हमारे पास 10 मिनट्स के करीब हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है बेटा तो मुझसे पूछ लो। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्यूरीज। सबको सब समझ में आ रहा है? कैसा जा रहा है कोर्स? बताओ मुझे, थोड़ा सा फीडबैक दो। फहद ने भी अच्छी एग्जांपल दी है। यूरोफाइटर टाइफून्स बाय यूरोपियन एविएशन जायंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा, इर्जामिर ने बताया है फ्रेंचाइजिंग इज अ बिजनेस रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, वन पार्टी अलाउज द अदर पार्टी टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, गुड, सही है। सब बच्चे सही बता रहे हैं, हर कोई अपने अपने वर्ड में बता रहा है, एक ही बात बता रहा है, अच्छा बता रहा है, दैट मीन्स इट्स क्लियर। मैम इसने गूगल किया है। हमदा चौधरी तुम भी कर लेते हैं? शिकायत लगा रहे तुम, शिकायती टट्टू, तुम भी कर लेते गूगल? तुमको नहीं आता गूगल? चौधरी साहब बाज आ जाओ, आगे बताओ। और कोई सवाल है किसी स्टूडेंट को? कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं तो पूछो भाई। ओह चौधरी साहब, स्पीड तो मेरी बहुत तेज है, तुम्हारी स्लो लग रही है। एहसन रिजवी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल क्लासेस? बेटा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है तो मुझे भी जरूर देना। अच्छा, एमसीक्यूज के बारे में स्टिल आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग एट इट। मुझे ये वीकेंड दे दो भाई, मुझे खुदा के लिए वीकेंड दे दो। इस हफ्ते मेरा बीएमबीएस खत्म हुआ है, मेरा राइटिंग स्किल्स खत्म हुआ है, सीए वाले बच्चों के पेपर हो रहे हैं इस बार, ठीक है ना? तुम्हें पता है अभी सीए के पेपर सितंबर में है, 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो खुदा के लिए भी मेरी जान थोड़ा सा छोड़ दो, मैं तुम्हारे एमसीक्यूज का मसला हल कर दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, 10 दिन दे दो, मसला हल हो जाएगा तुम्हारा। ऑलराइट, लाइबा कौन सी स्लाइड है? स्लाइड बोलो बेटा, स्लाइड कौन सी है? मैम इफेक्टिव यूज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। स्लाइड बोलो बेटा, स्लाइड की डिटेल दो, मैं स्लाइड पे जाके आपको पॉइंट नंबर 3 बताती हूँ। स्लाइड बोलो। लाइबा बेटा स्लाइड बता दो। इफेक्टिव यूज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, फाइन। इफेक्टिव यूज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स कहाँ है यार? ये इफेक्टिव यूज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स किधर हो भाई? Alright, point number 3. Have all levels of management continually reaffirm the importance of ethics code and the organization's commitment to the code. Alright, क्या तमाम तर levels अपना input दे रहे हैं, एश्योरिटी दे रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं? टॉप मैनेजमेंट अगर एथिक्स को फॉलो करेगा तो मिड मैनेजमेंट करेगी, और मिड मैनेजमेंट करेगी तो ऑपरेशनल लेवल करेगी। अगर टॉप मैनेजमेंट ही नहीं करेगी एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो, तो मिड मैनेजमेंट भी नहीं कर सकेगी, और मिड मैनेजमेंट नहीं करेगी तो ऑपरेशनल स्टाफ से हम वैसे ही तवक्को नहीं कर सकते हैं। आई होप लाइबा दिस इज क्लियर टू यू। लाइबा मसूद, अच्छा एक बच्चे ने भी कुछ लिखा है, मिस आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं और आप भी अच्छी हैं। ओह एहसन खान, थैंक यू सो मच बेटा, आप भी बहुत अच्छे हैं, असल में कोर्स भी बहुत अच्छा है। आशा जी ठीक है, सो वी स्टार्ट, वी वेलकम बेटा लाइबा, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स माय ड्यूटी, ठीक है? फिर इंशाल्लाह। मैम मैं मीठा लग रहा है कल किसी स्लाइड, क्या मैम मीठा लग रहा है कल की स्लाइड बता दें? अरे भाई कल वल की कोई स्लाइड नहीं हो रही है, अब इसको पढ़ो और अगली क्लास में अगर कोई सवाल। अच्छा सुनो, कल की क्लास में मैं ये सोच रही हूँ तुम लोग के 5 चैप्टर्स हो गए, अब ये तुम 5 चैप्टर्स की स्लाइड खोलो, स्लाइड के साथ पेज नंबर, कल क्वेश्चन आंसर सेशन रख रही हूं मैं, अपने सारे सवाल निकालो, ठीक है?
और मैं तुम लोग के कल क्वेश्चन आंसर सेशन आंसर करूंगी। तुम मुझे बताओगे चैप्टर नंबर 1 स्लाइड नंबर 20 पे ये वाला पॉइंट, लेकिन तुम्हें ऐसे नोट करके लिखना है ताकि मैं पहले चैप्टर 1 के क्वेश्चंस लूंगी, फिर चैप्टर 2 पे जाएंगे और पूरे 5 चैप्टर्स को कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। ठीक है, खुश? और बोलो, कल क्वेश्चन आंसर सेशन कॉल कर दिया मैंने, ठीक है, 5 चैप्टर्स के। बेटा ये आई कैन, अरमुगान रूमी, आई कैन नॉट प्रॉमिस, दिस डिपेंड्स कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस होते हैं। कराऊंगी फिर इंशाल्लाह, कल मुलाकात होती है। बस दिस विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। कल क्वेश्चंस अपने निकाल के रखना, फर्स्ट 5 स्लाइड्स जो चैप्टर्स मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। Where is the meeting?